नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अंकित भाटी सर RWA वाले इन्होंने आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड पेपर 9 जून और 10 जून को जितने भी अभी स्टूडेंटों का बचा हुआ यूपी पुलिस का पेपर, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और जब अभी एग्जाम आप लोग देने जाएंगे सेकंड शिफ्ट का 9 जून को और 10 जून को भी कल, तो आप लोगों को डायरेक्ट इससे 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस 20 मिनट के वीडियो से। चलिए तो हम लोग बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 38 नंबर। कह रहा निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल थे। आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए, तब तक मैं और कुछ इसमें बताता हूं। जो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है, इसको हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और ये महान्यायवादी होता क्या है? ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कानून अधिकारी। आप लोगों से यही पूछ सकता है कि बताइए सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और ऑप्शन हमसे मतलब पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा यानी कि सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी कौन थे। ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल चिमनलाल सीतड़वाल क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाल 28 जनवरी 1950 से लेकर के 1 मार्च 1960 ईस्वी तक दोस्तों इन्होंने पदभार संभाला हुआ है, यानी कि 10 साल सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, ये आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मतलब निर्देशों पर या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में सरकारिया आयोग का गठन किया गया? केंद्र राज्य संबंधों की मतलब जांच पड़ताल करनी थी, उसके लिए कह रहा है कि कब सरकारिया आयोग का गठन किया गया, हम लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1983 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार विमर्श करने के लिए, उनको सही से परखने के लिए, देखने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया। और उसके जो हेड बनाए गए थे वो बनाए गए थे RS सरकारिया। कौन? RS सरकारिया। इसी वजह से इसका नाम सरकारिया आयोग रखा गया था। ये क्या थे? ये रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त जस्टिस थे, यानी कि चीफ जस्टिस थे। आप लोग ये कह लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट ये दोस्तों 1784 ईस्वी में आया था। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स के द्वारा, ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स यंगर, उन्हीं के नाम पे ये आया था। विलियम पिट्स यंगर उनका पूरा नाम था। उन्होंने 1784 ईस्वी में ये भेजा। तो कह रहा है कि इसमें किसकी स्थापना की गई? नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद मुंबई में इसकी अध्यक्ष मतलब मुंबई में इसका पहला सम्मेलन 1885 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन नंबर बी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि जो मुंबई में हुआ था इसका पहला अधिवेशन, वो कौन से कॉलेज में हुआ था? कॉलेज का नाम पूछता है। कॉलेज का नाम है दोस्तों गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलनाथ तेजपाल, क्योंकि पहला अधिवेशन था इस वजह से पूछ लेता है। गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये इसका मुंबई में जो कॉलेज था उसमें पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, यहीं पर हुआ था। और 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था?
पहली बार भारत पर आक्रमण, आक्रमण तो पहले से होते थे, लेकिन यहाँ पर पहली बार की बल लिखना चाहिए पहली बार सफल और स्थायी आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? वह था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में दोस्तों इसने पहली बार आक्रमण किया था। अभी आज जो पाकिस्तान है उस समय इसका नाम सिंध था। इसी सिंध पर इसने दोस्तों आक्रमण किया था और यहाँ के राजा ताहिर उनका नाम था। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी कौन सी स्थलीय सीमा? ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर इतनी लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ दोस्तों हमारे 5 राज्य लगते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। नंबर 1 में लगता है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 में लगता है दोस्तों असम, नंबर 2 का मतलब लगते हैं, मैं नंबर लगा दे रहा हूँ। नंबर 3 में लगता है मेघालय, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। नंबर 4 में दोस्तों लगता है त्रिपुरा और नंबर 5 में लगता है मिजोरम। ठीक है, ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ केवल 2 ही देश सीमा साझा करते हैं, एक हमारा भारत हो गया और नंबर दूसरे में हो जाता है म्यांमार। म्यांमार भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन म्यांमार के साथ मात्र 271 किलोमीटर की सीमा रेखा है भारत मतलब बांग्लादेश की। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पूर्वी हिमालय में कौन सा दर्रा भारत भूटान को जोड़ता है? भारत और भूटान को पूर्वी हिमालय में दोस्तों जलेपला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलेपला दर्रा यह भारत और भूटान को जोड़ता है, सिक्किम को, भूटान को और तिब्बत को। और उसके बाद जो दिया हुआ है ये दीफूला दर्रा, तो दीफूला दर्रा ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद चीन और चीन के बाद म्यांमार, इनको तीनों को जोड़ता है दीफूला दर्रा। उसके बाद दोस्तों एक होता है नाथुला दर्रा, ये भी बहुत हम लोगों से पूछा जाता है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम को और चीन को आपस में जोड़ता है। किसको? सिक्किम और चीन को। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जो जलेबला दर्रा अभी हम लोगों से पूछा था, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में स्थित है 4270 मीटर की ऊंचाई पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी कि अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? अवरोही क्रम यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा, बड़े से छोटे की तरफ को लिखते हैं अवरोही क्रम। यानी कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि शायद असेंडिंग ऑर्डर ही कहते हैं। कह रहा है कि बताइए कौन सा है क्षेत्रफल का सही अनुक्रम? तो सबसे पहले में तो आता है एशिया। एशिया केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 में दोस्तों एशिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नंबर 2 में अफ्रीका, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 में हो जाता है उत्तरी अमेरिका। उसके बाद मैं लिख देता हूं और नंबर 4 में दोस्तों आता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, क्या आता है? दक्षिण अमेरिका, यानी कि यूएसए लिख दिया उसके लिए। नंबर 5 में दोस्तों आता है अंटार्कटिका। क्या आता है? अंटार्कटिका, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। उसके बाद नंबर 6 में आता है दोस्तों यूरोप। क्या आता है? नंबर 6 में यूरोप। और उसके बाद नंबर 7 में आता है ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने आप लोगों को 7 के सातों महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से लिख दिए। नंबर 1 में एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि रेणुकूट यानी कि सोनभद्र में स्थित हिंडाल्को किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लग रहा है उसमें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है हिंडाल्को। ये दोस्तों आदित्य बिड़ला समूह की एक महत्वपूर्ण कंपनी है। किसकी है? कभी क्वेश्चन पूछ ले कौन सा समूह है? आदित्य बिड़ला समूह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेज, इसका तो फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सेज अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी में पारित किया गया था,
सेज अधिनियम यानी कि सेज एक्ट, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देना, ये है इसका उद्देश्य। 2005 ईस्वी में दोस्तों एक्ट पारित किया गया और 2006 ईस्वी से यह प्रभावी भी हो गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर हैं, ये क्या करते हैं कि ये प्रमुख रूप से आर्थिक क्षेत्र कर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? नोएडा और ग्रेटर नोएडा। आप लोगों से ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि कौन कौन से स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये भी आ गया। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वित्तीय निगम, फाइनेंस कारपोरेशन का दोस्तों कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कानपुर में चर्म उद्योग के लिए फेमस है और वित्तीय निगम का मुख्यालय भी स्थित है कानपुर में। ठीक है, आप लोग ये तो जरूर याद रखिएगा। 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्योग क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, उनको ऋण प्रदान करना और उनको बढ़ावा देना। जो राज्य के हमारे उद्योग क्षेत्र हैं, मतलब उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि क्या करना है? वित्तीय सहायता प्रदान कराना, यह इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 49, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी सातवीं या ऑप्शन डी छठवीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। कब? 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी पूछता है आप लोगों से। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित हो जाएगा। ठीक है, 12 जुलाई 1982। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, मतलब अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हो, तो क्या करना है? आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित हैं? सर्वाधिक चीनी मिलें, ये दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इसमें जो मेरठ और मुजफ्फरनगर, ये क्या है कि ये चीनी के लिए मतलब ज्यादा कुछ फेमस है। मेरठ और मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वैसे भी दोस्तों चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर में है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी और भारी हड्डी सबको पता है, फीमर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जांग की हड्डी है दोस्तों फीमर, ये सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। ये जांग की हड्डी होती है, यही दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखने में यानी कि बैलेंस बनाने में हमारे सहायता करती है। ये दिया है स्टेपीज, ये स्टेपीज कान की हड्डी है, यानी कि सबसे छोटी हड्डी भी है। ठीक है, इसको आप लोग ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी है और कान की हड्डी है। और जो टिबिया और फूला, मतलब ये जो हड्डियां दिखाई दे रही हैं, ये घुटने के नीचे पाई जाती हैं। घुटने के नीचे पैर की हड्डियां हैं ये। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया, भौतिक विज्ञान से। कह रहा है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? ये तो सबको पता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक तो हो गया एम्पियर, और विद्युत धारा को जिससे मापा जाता है उस यंत्र को कहते हैं अमीटर। आप लोग ये तो जरूर याद रखिएगा। वाट ऑप्शन दिया हुआ है, वाट यह दोस्तों शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का, पावर का। ओम, ओम दोस्तों ये प्रतिरोध का यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। वोल्ट ये दोस्तों विभवांतर यानी कि वोल्टेज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? दीप्ति शर्मा ये दोस्तों स्पिनर हैं और बल्लेबाज भी हैं। क्या क्या है? स्पिनर
मतलब बहुत बढ़िया स्पिनर है और बहुत बढ़िया बल्लेबाज भी है, इसी वजह से ऑलराउंडर है। कह रहा है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म दोस्तों आगरा में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीप्ति शर्मा को दोस्तों 2020 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये आप लोगों से पूछ सकता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। दीप्ति शर्मा, क्योंकि ये फीमेल खिलाड़ी है, इस वजह से क्वेश्चन 100% छपने वाला आप लोगों के एग्जाम में दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ होता है। गंगा मेला का आयोजन तो कानपुर में होता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव का आयोजन होता है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में, देव दीपावली के पास में, देव दीपावली के आसपास तब होता है गंगा महोत्सव का आयोजन। कब दोस्तों? अक्टूबर और नवंबर के बीच में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है देव दीपावली का आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित यानी कि सिक्योर डेटा ट्रांसफर की गारंटी देता है। सिक्योर डेटा ट्रांसफर की गारंटी, ये है दोस्तों HTTPS। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HTTPS दोस्तों बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, मैं इसका लिख देता हूं। HTTPS, एच से होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ये हो गया एच से। उसके बाद जो टी है उससे हो जाएगा ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। फिर उसके बाद हो जाएगा प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या? प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये हो जाएगा HTTPS का फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बहुत बार दोस्तों ये पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या होता है कि जो बैंकिंग में हम लोग जब मतलब लेन देन करते हैं और शॉपिंग करने में भी लेन देन करते हैं, तो हमेशा हम लोगों को ये देखना चाहिए कि HTTPS लिख करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो हमारे साथ क्राइम हो जाता है ऑनलाइन, उससे हम लोगों को बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि इंटरनेट पर किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, फोटो और आधार नंबर चुराकर उसके नाम पर धोखाधड़ी करने या बैंक खाते खाली करने के अपराध को क्या कहा जाता है। इसको दोस्तों कहा जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाम से ही दिखाई दे रहा है कि आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि चुरा ली है। इससे क्या करते हैं कि जो क्राइम करने वाले होते हैं, ये सर्वर वाले होते हैं, ये चुरा करके फर्जी क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं दोस्तों, जिससे कि रुपए उठा लेते हैं बैंक से। उसके बाद लोन ले लेते हैं किसी दूसरे आदमी के नाम पर, तो लोन ले लेंगे खुद और लोन भर चुकाएगा कौन? वो दूसरा चुकाएगा। और जो आपराधिक क्रियाएं हैं वो भी दोस्तों कर देते हैं, जिससे कि जब कोई फंसता है तो दूसरा आदमी फंस जाता है। इस वजह से दोस्तों ये आइडेंटिटी थेफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति HL दत्तू, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति JS वर्मा। दोस्तों न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे दोस्तों प्रथम अध्यक्ष। अभी लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में है दोस्तों वी राम सुब्रमण्यम। कौन है? वी रामा कह दीजिए चाहे राम सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में है। 2024 ईस्वी में इनको अभी बनाया गया है। लेकिन हमसे पूछ ले कि इसके पिछले वाले कौन थे, इसके पिछले वाले थे अरुण कुमार मिश्रा। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, दो मतलब रामा सुब्रमण्यम के पहले अरुण कुमार मिश्रा थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ कह रहा है कि भारत में आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए 2002 में कौन सा कठोर कानून लागू किया गया था, जिसे बाद में 2004 में निरस्त कर दिया गया, यानी कि रिपील कर दिया गया। ऑप्शन ए कह रहा है UAPA, ऑप्शन बी मकोका, ऑप्शन सी टाडा, या ऑप्शन सी पोटा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पोटा, मतलब ऑप्शन नंबर डी पोटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। क्या इसको 2001 ईस्वी में जब संसद में हमला हुआ था, उसके बाद 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी गई, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट की। लेकिन दोस्तों 2004 ईस्वी में इसको इसलिए बंद किया गया क्योंकि इसका दुरुपयोग होने लगा, लोग बाग कुछ ज्यादा शिकायतें करने लगे। इसी वजह से 2004 ईस्वी में इसको पोटा को बंद कर दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59
कह रहा है कि टेलीग्राम नामक लोकप्रिय और सुरक्षित मैसेजिंग ऐप की स्थापना किसने की थी? टेलीग्राम, जिसमें कि हम लोग अपनी पीडीएफ अपलोड करते हैं, आप लोग वहां से पीडीएफ मतलब रिसीव करते हैं, लेते हैं, वही है टेलीग्राम। तो कह रहा है कि लोकप्रिय भी है और सुरक्षित मैसेजिंग ऐप भी है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना पॉवेल डुरोव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2013 ईस्वी में। ये दोस्तों रूसी वैज्ञानिक थे, दो दो भाई थे। एक तो ये पॉवेल डुरोव था और एक भाई कौन था? एक भाई था दोस्तों निको डुरोव। पॉवेल डुरोव और निकोलाई डुरोव। ये भी जैसे मान लो पावेल डुरोव ना दिया हो, ये दिया हो निकोलाई डुरोव, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। नंबर एक पॉवेल डुरोव, नंबर दो निकोलाई डुरोव। दो लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में की थी, रूस के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारत की 160 वर्षों से अधिक पुरानी रेल विरासत को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? 160 वर्षों से अधिक। 1853 ईस्वी में पहली बार दोस्तों मुंबई से थाने के बीच में मुंबई अपनी ट्रेन चली थी भारत में। अब आप लोग समझ लीजिए कि इतनी पुरानी हमारी ट्रेन है, 160 वर्षों से अधिक पुरानी। कह रहा है कि उसका संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में, चाणक्यपुरी में। कहां पर? नई दिल्ली चाणक्यपुरी में। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर भाप वाले इंजन और लोहे वाले इंजन, सब तरह के इंजन जो इलेक्ट्रिक मॉडिफाई वाले हैं ना, सभी इंजन उसमें रखे हुए हैं। मतलब संग्रहालय है तो सभी चीजें रखी हुई हैं, पुराने से लेकर के नई तक की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि मध्य पूर्व के प्रमुख इस्लामी देश सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा रियाल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब की हो जाएगी रियाल। दिरहम ये हो जाएगी यूएई की। दिनार ये हो जाएगी दोस्तों कुवैत की। ठीक है, मैं सब आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश, यही क्वेश्चन हो गया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो देश है कनाडा। इसकी राजधानी कह रहा है, बताइए क्या है? कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कनाडा की राजधानी? राजधानी है ओटावा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इसकी शुरुआत 21 जून 2015 ईस्वी से की गई थी। ठीक है, यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल में शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2014 ईस्वी को यूएन महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। फिर 2015 ईस्वी से हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना यानी कि मनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 21 जून को फर्स्ट योग दिवस मनाया गया था। 21 जून 2015 ईस्वी को फर्स्ट योग दिवस। ये अगर पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा 21 जून 2015 ईस्वी को। अभी 2025 ईस्वी में जब 21 जून को मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति NITI ये लिखा जाता है इंग्लिश में। NN से हो जाएगा नेशनल, I से हो जाएगा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नीति क्या है? ये दोस्तों एक थिंक टैंक है। ये क्या करता है? ये भारत के बारे में अच्छी अच्छी चीजें सोचेगा, थिंक करेगा और क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म कर देना है, इंडिया को बदल देना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, भारत को ट्रांसफॉर्म कर देना है, इसी के लिए सोचता रहेगा। नीति आयोग 2015 ईस्वी में योजना आयोग के स्थान पर बना दिया गया। इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? हेड होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री जी, यानी कि मोदी जी इस समय इसके हेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के प्रमुख न्यायिक अंग, वेरी गुड, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ये प्रमुख न्यायिक अंग है, का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों 6
यूएन के प्रमुख अंग हैं। उसमें से केवल एक ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसी का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि विश्व स्तर पर पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार ये दोस्तों यूएसए यानी कि अमेरिका का पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 1917 ईस्वी की इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता और साहित्य क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कितनी बार दोस्तों मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं, अब ये गलत हो जाए अगर तो फिर गलत बात है। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये है जनसंख्या घनत्व। अगर हमसे पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो है दोस्तों बिहार का। ठीक है, कितना है? 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि विलुप्त होने के कगार पर खड़े संकटापन्न जीव जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है? रेड डाटा बुक ये दोस्तों आईयूसीएन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोगों को निकल के आ जाएगा। ठीक है, आईयूसीएन इसका हम लोगों से फुल फॉर्म बहुत बार पूछ चुका है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन हम लोगों को नेचर की रक्षा करना है, ये दोस्तों उसके फुल फॉर्म में ही बताया गया है। इसका हेडक्वार्टर भी हमसे पूछता है, हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाएगा। कहां पर? ग्लैंड स्विट्जरलैंड, SWTZ। अब मैं शॉर्टकट में लिखता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि पोलो के खेल में प्रत्येक टीम में घोड़ों पर बैठकर मैदान में खेलकर, मतलब मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? किसमें? पोलो के खेल में। पोलो के खेल में घोड़े की पीठ पर 4 लोग बैठकर खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 लोग पोलो को खेल पर। कल दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 6 लोग, ये दोस्तों वॉलीबॉल में खेलते हैं 6 लोग। ठीक है, 9 लोग ये दोस्तों बेसबॉल में खेलते हैं 9 लोग। ये तो हो गया पोलो की बात, लेकिन एक खेल होता है वाटर पोलो। वाटर पोलो में एक टीम में कितने? 7 खिलाड़ी खेलते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है, वाटर पोलो में एक टीम में 7 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़े भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि जोन का नेतृत्व कौन सा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करता है? जोन क्या है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश को 8 पुलिस जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने में? 8 पुलिस जोन में। फिर उस पुलिस जोन के नीचे दोस्तों आता है रेंज। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए पुलिस जोन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? दोस्तों प्रत्येक पुलिस जोन का सर्वोच्च अधिकारी वो होता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये होता है इसका फुल फॉर्म। क्या? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, ये होता है एडीजी का फुल फॉर्म। ये दोस्तों जोन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसके बाद आता है रेंज। रेंज का सर्वोच्च अधिकारी होता है आईजी, यानी कि यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों जैसे कि डिप्टी एसपी और सब इंस्पेक्टर को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने वाली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी ये दोस्तों मुरादाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, मुरादाबाद में स्थित है पुलिस अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने वाली अकादमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा कि प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज ये दोस्तों अंग्रेज लेखक हैं एक, आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी लेखक है। इनका दोस्तों जो मालगुडी डेज बुक आई थी 1943 ईस्वी में इसका संपादन किया गया था। इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने दोस्तों मालगुडी एक शहर को बताया है जो कि दक्षिण भारत का एक शहर है। यहाँ पे इन्होंने दोस्तों कहानियों का काव्य संग्रह लिखा है और इसमें
अब जो भारत और अंग्रेजों का व्यापार था उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि फरवरी 2026 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित किया है जिससे वह भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है। कल ही दोस्तों ये क्वेश्चन आया था आप लोगों से, 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट को ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए यूसीसी लागू करने वाला कौन सा दूसरा राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला राज्य उत्तराखंड था, उसके बाद दूसरा राज्य बन गया था यूसीसी लागू करने वाला गुजरात। यूसीसी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये अब आप लोगों से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किस प्रसिद्ध साहित्यकार को चुना गया है। ये दोस्तों मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार ये तमिल कवि को दिया गया था। तमिल कवि कौन थे अब आप लोग बता दीजिए। वो थे दोस्तों आर वैरा मुथु। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर वैरा मुथु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है कि फरवरी 2026 में भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है जो 24x7 सिलेंडर एक्सेस की सुविधा देगा। 24 घंटे और 7 के सातों दिन, जितने टाइम सिलेंडर खत्म हो जाए खाली सिलेंडर लेकर के जाइए और भरा हुआ सिलेंडर लेकर के आ जाइए। एलपीजी एटीएम है, वो भी स्वचालित है, यानी कि इसको किसी को चलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाइए, रुपया अपने आप कटेंगे और रुपए कटवाइए और लेके चले आइए। बीपीसीएल के द्वारा इसको चालू किया गया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा से एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आता है, वो होता है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहां पर स्थित है। ये दोस्तों भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी गुरुग्राम में पहला भारत का एलपीजी एटीएम भी खोल दिया गया है। ठीक है, जो 24x7 सिलेंडर एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 75 क्वेश्चन जो कि अब फिनिश होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों की बारी आ गई है। आप लोगों को दोस्तों अब वीडियो अगर पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहे और आप लोगों को जो 2026 में सिलेक्शन का सपना है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को तैयार कीजिए और अपना पेपर दे के फिनिश कीजिए और मुझको बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।